उसके बाद कॉलेज में चले जाना है। तो हमें इंजीनियर्स कहने के लिए तो मिलेंगे, बट अच्छे इंजीनियर्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो प्यार नहीं होगा ना स्किल, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो MBBS कर रहे हैं जस्ट फॉर से क्योंकि सब कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्टर बनना चाहते हैं जस्ट फॉर से क्योंकि हाँ मतलब बहुत ग्लैमरस दुनिया है, बट उसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए ना कि एक्टिंग के लिए आपको अपने किन किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ वर्कशॉप्स करवाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अभी टॉक शो में। मैं हूं अभिषेक छपरा। हम हर हफ्ते एक शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर हाजिर होते हैं, जिनमें कोई ना कोई बंदा अपना स्टार्टअप किया रहता है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे सबसे पहले। यहाँ पर ज़्यादातर कहानियाँ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की होती है, जहाँ पर वो लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए रहते हैं। आज के हमारे गेस्ट है हिमांशु चौरसिया जी, जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही एक अपने स्टार्टअप की नींव रखी है, जिसका नाम है कोग्रेड, जिसमें वो IIT JEE एस्पायरेंट्स के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि उनको स्कूल या कॉलेज लाइफ से ही उनको एक्सपीरियंस मिल पाए, ताकि उनको आगे फ्यूचर में जॉब लेने के लिए बहुत आसानी हो। और बहुत से लड़के जॉब क्रिएटर भी बनते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके स्टार्टअप की स्ट्रेटजी क्या रही, इनके स्टार्टअप में कौन कौन सी मुसीबतें आई जिसका इन्होंने डटकर सामना किया। तो हिमांशु जी, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सभी को नमस्ते, मैं हूं हिमांशु चौरसिया, MNIT इलाहाबाद से, फाउंडर एंड CEO ऑफ कोग्रेड। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया एंड वी आर एडटेक स्टार्टअप। हम लोग इनोवेटिंग एजुकेशन मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हम फ़िलहाल 3 स्कूल्स के साथ डायरेक्ट टाई अप में हैं, और उसके अलावा हम लोग 50 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ काम कर चुके हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में काम किया है। और हमारे एप्लीकेशंस हैं जो, जैसे कि कोविड पेंडेमिक के दौरान कई सारे स्कूल्स को दिक्कत आई, तो हम लोग उनको लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं, जहाँ पर टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो जाए पढ़ना, पढ़ाना, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टअप। तो हिमांशु जी, आपने ये कोग्रेड जो शुरू किया था, उसके स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने इसे कैसे स्टार्ट किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? कोग्रेड बेसिकली स्टार्ट हुआ था एक फेसबुक पेज के नाम से, जिसका नाम था काउंसलिंग गुरुज़। और वो काउंसलिंग गुरुज़ हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब हम लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें कोई मिलता नहीं था कि किससे पूछें क्या क्या होता है, JEE में कोई रैंक आने के बाद कैसे किया जाता है, मतलब चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। कई सारे बच्चे उसमें गलतियाँ करते हैं, तो सेम हम लोगों ने भी करी थी। तो मैंने और मेरे रूममेट्स ने मिलकर स्टार्ट किया था काउंसलिंग गुरुज़ पेज। फिर टीम हमारी बढ़ती गई, जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त थे वो लोग जुड़ते गए। देन हम लोगों ने फेसबुक पेज के बाद पूरा जितना भी आपका नॉर्थ इंडिया होता है, जितने भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो जयपुर, कोटा, हरिद्वार, आपका गुवाहाटी, ठीक है, ये जितने भी कोचिंग हब्स हैं, अपना लखनऊ, हम लोगों ने सब कवर किए। पेरेंट्स से बात करी, बच्चों से बात करी, टीचर्स से बात करी। तो हमें वहाँ पे पता चला कि हाँ, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को पास। तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से काउंसलिंग गुरुज़ को आगे धीरे धीरे बढ़ाया। और फिर इसके साथ साथ हम लोग स्कूल्स के साथ काम करने लगे, क्योंकि हम एजुकेशन स्पेस में थे। तो स्कूल्स की तरफ से एक डिमांड थी कि आप एजुकेशनल कंटेंट को थोड़ा इनोवेटिव करिए, मतलब बच्चों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। देन हम लोगों ने उन्हें पढ़ाना चालू किया। हम लोगों ने साइंस के कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, एरो मॉडलिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, ये सारी चीज़ें सिखाते हुए, मतलब शॉर्ट वर्कशॉप्स करवा करके उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करवाते थे। सो इस पूरे को हम लोगों ने कंबाइन करके देन वी रीनेम्ड इट एज कोग्रेड। कोग्रेड का मेन टाइटल है कनेक्टिंग ग्रेड्स। कनेक्टिंग ग्रेड्स का, ग्रेड्स वो लोग जो कॉलेज में हैं, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज से पास आउट हैं या बेसिकली स्कूल्स में। तो हम लोग एक दूसरे को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी NIT के आसपास कई सारे स्कूल्स होते हैं, तो हम लोग NIT में, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो हम लोग NIT के जो बढ़िया मेकर्स होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप सैटरडे को जाके वर्कशॉप लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में। तो क्या होता है, इससे बच्चे की भी अर्निंग होती है, ठीक है, और स्कूल्स को भी सस्ते और अच्छे मेंटर मिल जाते हैं। तो ये हम लोग जो एजुकेशन, मतलब ऐसा स्पेस है कि अगर वर्कशॉप करवानी है तो 2500-3000 रुपये की होगी, तो हम लोग 99 रुपये से लेकर के 999 तक सारी वर्कशॉप्स ऑफर करते हैं, डिपेंड ऑन कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। तो दिस इज़ मोर अबाउट स्टार्टअप। हम इसमें फ्री प्रोग्राम्स भी करवाते रहते हैं। जैसे अभी 28 मई से स्टार्ट होने वाला है स्मार्ट स्कूल लर्नाथॉन,
और ये प्रॉपरली फ्री है। इसमें इसे हम लोग 7 लैंग्वेजेस में करवा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम, गुजराती एंड उड़िया। सो दीज आर द लैंग्वेजेस। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंस वीक पे करवाया था, तब ऑलमोस्ट 800 के आसपास बच्चे आए थे स्मार्ट स्कूल लर्नाथॉन के लिए। इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम और ये पूरा चैरिटी पे चलता है और बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं इसके लिए, एंड हम लोग उसी से मेंटर्स को और बच्चों को प्राइजेस देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये आपने ये काउंसलिंग गुरु शुरू किया था, उसके बाद जिसमें कि आपने IIT JEE के बच्चों को काउंसलिंग करते थे, तो उसके बाद से ही आपने उसको विस्तार करके उसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड किया। तो उसमें जैसे क्या क्या चीज़ें उसमें आपने ऐड किया था, थोड़ा बताइए। कि बेसिक आइडिया देखिए, आपका जो कोई भी स्टार्टअप के सेक्टर में हमेशा हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपका बेसिक आइडिया है, मतलब कभी भी जो हमने सोचा होता है और जो आपका फाइनल बनता है जाके, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो हम क्या है, जैसे एक आइडिया था, प्रॉब्लम थी हम सबके साथ कि हमें दिक्कत हुई अपनी पढ़ाई के दौरान। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते गए, लोगों से मिलते गए, तो उसके बाद हम लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई कि अच्छा मेजर लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जैसे जैसे लोग हमें प्रॉब्लम बताते जाते थे, हम उसका सोल्यूशन बनाते जाते थे। ठीक है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशंस बनाते जाते थे। धीरे धीरे हम लोग इतना ज़्यादा हमारे पास सर्विसेज हो गई कि हम लोगों ने उनको जब पैक किया तो एक पूरा स्कूल के लिए सारी सर्विसेज बन गई। मतलब करंटली हम लोग 3 स्कूल्स के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप में हैं, जिनको हम पूरा संभालते हैं। मैनेजमेंट हो, एकेडमिक्स हो, उनका टेस्टिंग कैसे होगी, बच्चों की काउंसलिंग, उनके यहाँ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे मैनेज करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से आया, क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में इतना ज़्यादा काम किया है, बच्चों को इतना ज़्यादा समझा, पेरेंट्स को इतना ज़्यादा समझा, तो उसके बाद हम लोगों ने इतना यहाँ तक पहुँचे। और किसी भी नए स्टार्टअप के साथ सिंपल ये है कि आपको शुरुआत में फेल होगे और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी काम करेंगी, तो आपको बस एक्सपीरियंस लेते रहना है कि मेरी ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, उसको आप क्लब करते जाइए और करते जाइए, तो आपके पास 2 या 3 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपको समझ में आता है कि मार्केट क्या है, क्या चाहता है, क्या बिकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यंग स्टार्टअप के तौर पे। और आप स्कूल में बच्चों को वर्कशॉप देते हैं, तो उसमें वर्कशॉप में जैसे क्या सिखाते हैं? वर्कशॉप बेसिकली देखिए, वर्कशॉप्स का मेन मोटिव होता है बच्चों के अंदर इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। ठीक है, तो हम लोग उन्हें जैसे मान लीजिए एरो मॉडलिंग ही सिखाते हैं। ठीक है, तो एरो मॉडलिंग कोई भी सिखा सकता है, किसी भी बच्चे को एरो मॉडलिंग आती है कि आपको ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। बट हमारा मेन फोकस रहता है कि सपोज़ 11th क्लास में मैकेनिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे ने रोटेशन पढ़ा और ज़्यादातर लोगों को पल्ले नहीं पड़ता कि रोटेशन क्या है। ठीक है, क्या वो बस रट लेते हैं और निकाल लेते हैं। बट हम क्या करते हैं, उन्हें प्लेन बनाना सिखाते हैं, तो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, उसे ड्रोन बनाने में बड़ा मज़ा आता है, ड्रोन उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अब हम उनको उस ड्रोन बनाते बनाते वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने जो भी पढ़ा। तो ये जैसा कि जैसे वो आप बोले कि बच्चों को ड्रोन बनाना सिखाते हैं, तो ये तो लड़के जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे वो मतलब 2nd ईयर 3rd ईयर से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो तरह तरह के टेक्निकल इवेंट होते हैं, तो उसमें उन लोगों को सिखाया जाता है। तो आप स्कूल लेवल से हाँ, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिफ्ट कर रही है। मतलब अगर मेरे को 12th क्लास में कोई पर्टिकुलर स्किल आती थी, ठीक है, और मैंने कॉलेज में जाके कुछ और स्किल सीखी, तो मेरे जो 5 साल बाद बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, उन्हें उससे ज़्यादा स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होगी। अगर आप वही सोचेंगे, पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे कि बस मेरे को 12th में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है, उसके बाद कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है, उसके बाद कॉलेज में चले जाना है, तो हमें इंजीनियर्स कहने के लिए तो मिलेंगे, बट अच्छे इंजीनियर्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो प्यार नहीं होगा ना स्किल। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो MBBS कर रहे हैं जस्ट फॉर सेक क्योंकि सब कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्टर बनना चाहते हैं जस्ट फॉर से क्योंकि हाँ मतलब बहुत ग्लैमरस दुनिया है, बट उसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए ना कि एक्टिंग के लिए आपको अपने किन किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो हिमांशु जी, जैसे आपने स्टार्टअप किया तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है? जैसे कि आपका रिवेन्यू कैसे आता है? इस रिवेन्यू अच्छा, इसका रिवेन्यू काफ़ी सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल से बात करते हैं, हम 2 वर्कशॉप वाले प्रोग्राम को ही ले लें तो हम 2 तरह से करवाते हैं। जैसे समर कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाना, तो हम लोग पर्टिकुलर कोई शहर चुनते हैं, देन वहाँ पे स्पॉन्सर्स जुगाड़ते हैं, एक फ़ीस रख देते हैं पर्टिकुलर वर्कशॉप की, मतलब पूरे कैंप की,
और मार्केटिंग करके वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, एंड वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम होगा। दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम होता है हम सीधे स्कूल्स को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्कूल्स को जैसी डिमांड होती है तो उनके हिसाब से वहाँ पे वर्कशॉप करवा देते हैं, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ इनकम है। इसके अलावा पैरेलल बच्चों को काउंसलिंग चाहिए होती है तो वो हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे आकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन हम उनको कैरियर काउंसलिंग या कॉलेज काउंसलिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। सेम हम लोग, हाँ जैसे बताइए, जैसे आपके वेबसाइट पे कौन कौन सी हमारी वेबसाइट पे देखिए 3 सेक्शन है, ठीक है। ये पहला सेक्शन है इवेंट्स का। इवेंट्स में आपको जितने भी मतलब स्कूल के बच्चों के लिए या जो अर्ली कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, आइदर फ्री होते हैं या पेड होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उन्हें पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप उन इवेंट्स में जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स हम करवाते हैं, कुछ इवेंट्स हमारे एसोसिएट्स करवाते हैं। जैसे हम टाई अप है हमारा नैस्कॉम फाउंडेशन के साथ या प्रोजेक्ट डिफाई के साथ, तो प्रोजेक्ट डिफाई का भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है डैश, तो उसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये इवेंट्स का सेक्शन है जो मतलब वन टाइम होते हैं, ठीक है। इसमें आप आर्ट्स की वर्कशॉप भी आपको मिल जाएगी, इसमें आपको तबला बजाना सीखें तो वो वर्कशॉप हम लोग वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। दूसरा आता है वर्कशॉप्स का सेक्शन, ठीक है। तो वर्कशॉप्स क्या होते हैं, हम लोग डेट फिक्स करके रखते हैं। जैसे सपोज़ करिए उन वर्कशॉप्स हमारी फिक्स हैं, कुछ मंडला आर्ट की हुई या पोर्ट्रेट आर्ट हुआ, रैपिड मैथमेटिक्स हुआ, कोडिंग हुई, ठीक है, आपका ये डिज़ाइन थिंकिंग, तो इनकी वर्कशॉप्स हैं। इसका एक डेट फिक्स होती है कि इस तारीख से इस तारीख वर्कशॉप होगी, बच्चे उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग वहाँ से उनको वर्कशॉप करवा सकते हैं। हाँ, वो जो सीखना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो हमें मेल भी कर सकते हैं अगर वो कुछ स्पेशल सीखना चाहते हैं। तो और हमारे पास अगर मान लीजिए ट्रेनिंग फेज मतलब ट्रायल फेज के लिए 5 से 10 बच्चे भी हो जाते हैं सेम स्किल सीखने वाले, तो यहाँ तक कि मेंटर अरेंज करके उनके लिए वो करवा देते हैं पूरा, ठीक है। ये तो 2 हो गए। एक है हमारा सर्विसेज का सेक्शन। तो सर्विसेज में लॉन्ग टर्म सर्विसेज रहती हैं, जैसे कि स्कूल्स को अपने लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ERP चाहिए, ठीक है, या उसे कोडिंग की सुविधा चाहिए, या उसे अपने स्कूल की लैब्स को अच्छा करना है, या किट्स चाहिए, तो हमारी सर्विसेज में वो सारी सुविधाएं रहती हैं। हम लोग अभी वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा एक स्पेशल सेक्शन जो हमने अपनी वेबसाइट पर बनाया वो है फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज क्योंकि मतलब हमारी पूरी टीम का मानना है कि एजुकेशन में आपको प्रॉफिट से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप इम्पैक्ट कितना ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग हर चीज़ के लिए चार्ज नहीं करते, हमारे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे टीचर्स के लिए हम लोग बना रहे हैं प्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए टीचर्स हमको नोट्स दे देते हैं और उनकी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस बना के देते हैं। जैसे कि ऑनलाइन माध्यम में हुआ गया है ना, जो टीचर्स का कॉम्पिटिशन अब इंस्टाग्राम के साथ है, ठीक है। तो बच्चे के पास मान लीजिए पहले तो क्या बच्चा डिसिप्लिन था, वो आराम से बैठ करके देख सकता था, ठीक है, मतलब उसे अपने ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की तरफ देखना है, टीचर उसे डांट सकता है। बट अब क्या है, टीचर फेस नहीं देख सकता बच्चे का, ठीक है, क्योंकि डेटा कंज्यूम होता है। तो अब हम टीचर्स जैसे भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के पास क्या है, सिंपल वो गूगल मीट ऑन करके और इंस्टाग्राम चला सकता है, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। बट अगर टीचर उतना बढ़िया कंटेंट पढ़ाए कि वो इंस्टाग्राम के लेवल का हो, ठीक है, मतलब इतने बढ़िया ग्राफिक्स हों, एनिमेशंस हों, उसमें इलस्ट्रेशंस हों, तो बच्चे को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेटर होगा। वो जो तरीका जो पिछले 200-250 सालों से चला आ रहा है बोर्ड पे पढ़ाने का, वो उतना कॉग्निटिव नहीं है। अब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, ठीक है। बट अगर आप टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, तो उन्हें भी नहीं सिखाया गया, गलती उनकी नहीं है, ठीक है। जिस समय उनकी ट्रेनिंग हुई है उस समय बोर्ड वाली ट्रेनिंग ही होती थी। तो अभी पेंडेमिक है इसलिए हम उनको सपोर्ट करने के लिए फ्री मटेरियल दे रहे हैं। हमारा एक पूरा फ्री ऐप है जिसमें आपको इंजीनियरिंग की 55 ब्रांचेस के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नॉर्मल वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा फ्री कंटेंट, अपना कैरियर कैसे चुने, ठीक है, लोग गलतियाँ क्या करते हैं। तो देयर इज सो मच फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप स्कूल में से ही बच्चों को जॉब हाँ, के लिए तैयार कर रहे हम हैं। जॉब के लिए नहीं, हम उनको इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि उन्हें जॉब के लिए ना जाना पड़े, ठीक है, वो जॉब क्रिएटर्स बने। क्योंकि आप मानिए ना, जॉब की भी तो एक लिमिट है। जिस तरह से AI और ML आप आ रहा है, हम इंजीनियर्स हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो जॉब्स खत्म होंगी धीरे धीरे। आप देखिए हर कंपनी एक कंप्यूटर 5 लोगों को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो अब लोगों को इस तरह से अपने आप को
डेवलप करना पड़ेगा कि वो पुराने ढर्रों की जो जॉब्स हैं उसके लिए तैयार ना रहें, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए तैयार रहें। तो किसी भी स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है टीम मेंबर्स को हायर करने में, तो आपने कैसे हायर किया, मतलब अपनी टीम देखिए कैसे बनाई टीम शुरुआत आपको टीम उससे करनी पड़ती है जो आपके जानकार लोग हैं, मतलब ज़्यादातर तो हमारे दोस्त थे, ठीक है। तो दोस्त लोग जब तक अवेलेबल थे वो पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा काम करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे सबका प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को कैट की तैयारी करनी है, तो हम लोग उस हिसाब से जैसे हमको बता देते हैं वो 3 महीने पहले, 2 महीने के पहले कि अब मैं 2 महीने और काम पकड़ पाऊँगा, उसके बाद मेरे को अपनी कैट की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग और इंटर्न्स हायर करें, कई सारे इंटर्न्स के साथ काम किया, फिर लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो विज़न है वो आपकी टीम को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और पूरी टीम एज अ उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है, सब साथ में ही काम करते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे हम लोगों ने हायरिंग के गुण सीखे कि किस टाइप के लोग ज़्यादा देर तक टिकते हैं। अब आप नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियो देख के ऐसे नहीं सीख सकते, जब आप लोगों के साथ काम करोगे, क्योंकि लोग जो हैं सबसे ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा उनकी सिचुएशंस अलग हैं, उनके माहौल अलग है, तो आप ऐसा फिक्स नहीं बता सकते। बट हायरिंग करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि क्या सामने वाला जो पर्सन है, जो काम करने वाला है कंपनी के लिए, वो आखिर कितना समझता है कंपनी को, काम के प्रति वो कितना मतलब ईमानदार है या कितना पसंद है उसे काम करना। तो किसी भी स्टार्टअप करने में तो बहुत सारी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, आपके साथ कौन कौन से ऐसे संघर्ष आए थे? संघर्ष देखिए, संघर्ष हर एंड पे होता है। स्टार्टअप जो इंडिया में कल्चर है या थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, बट इंडिया में देखिए आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड एक कोई मिडिल क्लास है, तो आपको फैमिली की तरफ से अपोज आएगा, क्योंकि आप फैमिली को समझा ही नहीं पाओगे आप कर क्या रहे हो आखिर, ठीक है। जैसे ओला का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो ओला वाले अपने कभी मतलब भावेश जो हैं वो अपने घर वालों को समझा ही नहीं पाए ओला है क्या। उनके घर वालों को लगता था कि ये कोई ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम अभी तक भी मैं नहीं समझा पाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। बट धीरे धीरे जब आप जीतने लगते हो, चीज़ें आपका अप्रिसिएशन होने लगता है, लोग तारीफ़ करने लगते हैं, तो घर वालों को लगता है कि चलो कुछ भी कर रहा है बट कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, किसी का बुरा नहीं कर रहा है। फिर एक चीज़ आता है फाइनेंस। फाइनेंस दोनों एंड पे देखना पड़ता है। कंपनी चलाने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए, ठीक है, और घर वालों को सेटिस्फाई रखने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए कि हाँ मैं कमा रहा हूँ या घर से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस आपको धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा, और इंजीनियर्स को ये बात सीखनी पड़ेगी फाइनेंस मैनेज करना, क्योंकि प्रोडक्ट के एंड पे दे आर लाइक टेरिफिक, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। बट उसको कैसे बेचा जाता है, उसके फाइनेंस कैसे मैनेज किए जाएंगे, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च होगा, लोगों को कैसे हायर करेंगे, किसको कितनी सैलरी देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समय के साथ सीखनी पड़ेंगी, और छोटे छोटे स्तर पे आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ये चैलेंजेस रहते हैं। इसके अलावा आपका होता है, जैसे मेरे पूरा स्टार्टअप जर्नी थी कॉलेज के दौरान, मतलब मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और मैं स्टार्टअप भी कर रहा था। तो ये आपने कॉलेज के किस सेमेस्टर ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ फेसबुक पेज स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ऐसे ही स्लो गया था। देन सेकेंड ईयर से ज़्यादा अच्छी तरह से कंपनी रजिस्टर करवा ली थी, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर दिया था, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो आप ये स्टार्टअप के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी कैसे मैनेज करते थे? देखिए, मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा। कॉलेज में मैंने सिर्फ स्टार्टअप और ये नहीं किया, इसके अलावा मैं ड्रामेटिक्स टीम में रहा हूँ, ई सेल में रहा हूँ, अलग अलग सोसाइटीज़ में काम किया है, ब्रांच के इवेंट्स मैनेज किए हैं। तो कॉलेज आपको सिखाता है मैनेजमेंट, कि आप आखिर अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आपको जागना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 3 दिन तक सोए नहीं, ठीक है, ऐसा होता है कि फिर चौथे दिन आप पूरे दिन ही सो रहे हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्ज़ाम है आधे घंटे बाद और इन्वेस्टर का कॉल आ गया, ठीक है, तो अब आप इन्वेस्टर को भी मना नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम देने तो जाना ही है, ठीक है, तो आप उनको टैकल करना पड़ता है। प्रोफेसर से दोस्ती बन जाती है धीरे धीरे, अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, आप उन्हें बताते रहते हो। तो जैसे मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर मैंने पूरा स्टार्टअप पे काम किया, ठीक, पढ़ाई करी उतनी, नंबर हमेशा मतलब फोकस रहता है कि कॉलेज आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को भी आप टाइम देते रहिए, और एज सच आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। मतलब
कोई दिक्कत नहीं होती है खास, आपको चीज़ें मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और जो 4 सालों में काफ़ी सीख लिया हम। और आजकल के बहुत सारे यूथ भी जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन मेरे से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि आइडिया ही नहीं मिल रहा है, या आपको ये आइडिया ये कहाँ से मिला? आइडिया जैसा कोई चीज़ मेरे को नहीं लगता कि आइडिया मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट दिन भर में 10 आते होंगे, ठीक है, और सबके दिमाग में आते हैं। मतलब अगर आप मानिए कि मैं यहाँ पे हाइपर लोकल मार्केट खोलूँ, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि घर पे डिलीवरी नहीं मिल पा रही, मैं डिलीवरी वाला स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है, आइडिया है बेसिक। बट सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे सबको फोकस करना चाहिए वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। ये 2 साल बाद मेरे को खुद, मतलब हमारी पूरी टीम को पता चला आइडिया इतना मैटर नहीं करता, आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आइडिया 1% है तो 99% चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक। आप कुछ भी छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक। जैसे सपोज आपका यूट्यूब चैनल ही है, ठीक। अब आपको आपने धीरे धीरे स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट निकाला, कमेंट्स में कुछ आने लगेगा, ठीक है, कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप मान लीजिए 2 साल तक आपने स्टार्टअप से इतना सीख लिया, स्टार्टअप वालों के साथ, कि आपको ये पता चल गया कि हाँ स्टार्टअप्स वालों को ये दिक्कत होती है, मैं इस टाइप की वीडियो बनाने लगूंगा, ठीक है। तो आपका खुद का स्टार्टअप हो गया और आपने कभी स्टार्टअप करना चाहा ही नहीं, ठीक। जबकि आपने कर लिया स्टार्टअप, तो होता क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए इंस्टेड फोकसिंग करने की कि मैं बिजनेस करूंगा बहुत ज़्यादा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। फिर ये देख लीजिए कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे को कौन कितना पे करेगा, ठीक है, या कोई और इसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉपर आप डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ कर सकते हो, मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करो डिज़ाइन थिंकिंग, 50 वीडियो मिल जाएंगे। उस मेथड को यूज़ करके, स्क्रम को यूज़ करके, ठीक है, आप सॉल्व करिए। किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई पैसा दे देता है तो बस आपका स्टार्टअप हो गया, आप उसी को थोड़ा थोड़ा फॉर्मलाइज करते जाइए। आपने ये कॉलेज में स्टार्टअप किया था, तो कॉलेज से कोई सहयोग मिला था? कॉलेज से जैसे कि मेरे को 30,000 रुपीज़ सीड फंड मिला था 2019 में, देन उसके 2020 बिगिनिंग में, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया और वो मतलब स्टिल हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 30,000 रुपीज़ मिला था। इसके अलावा आप कॉम्पिटिशन्स में जाते रहिए, कॉम्पिटिशन्स में बहुत प्राइज़ मनी होता है। और सबसे बड़ा फोकस जो आपको करना है वो आपको ये रखना चाहिए कि जब आप ट्रायल फेज़ में हैं तो आप इतना पैसा कमाते रहें, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, कि भले ही आपकी सैलरी ना हो बट बिजनेस के एक्सपेंसेस मेट होते रहें, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेंगे देन आप एंजल इन्वेस्टर, बहुत सारे एंजल नेटवर्क हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो, जैसे मेरा पर्सनल मानना रहता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देता, तो या टीम को इतना फोकस नहीं, क्योंकि उसमें इक्विटी आपको देनी पड़ती है, ठीक। आप जब तक अपने स्टार्टअप को स्वयं चला सकते हैं बहुत बेहतरीन। जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने मतलब टेस्टिंग कर ली, अब मेरे को स्केल करना है, अब मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं कि मैं स्केल कर सकूं, 10 शहरों में काम कर सकूं एक साथ, तो आप अप्रोच करिए। देयर आर सो मैनी वेंचर कैपिटलिस्ट, सो मैनी एंजल इन्वेस्टर्स, वो आपको हेल्प करेंगे फॉर श्योर। तो हिमांशु जी, आपका ये अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल एजुकेशन में इम्पैक्ट लाना, एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि यही मेन है। और स्टार्टअप नहीं भी किया होता तभी भी यही उद्देश्य रहता, क्योंकि मेरा जो पूरा पढ़ाई है, मतलब 9th क्लास से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट फ्री है। और वो पहले जवाहर नवोदय विद्यालय, देन दक्षिणा फाउंडेशन, देन फाउंडेशन ऑफ फॉर एक्सीलेंस के थ्रू मेरी पढ़ाई फंड हुई। तो हमको ये पता है कि जो एजुकेशन है वही जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वही एक लौता ऐसा टूल है जहाँ पे आप चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फील्ड है। इसके अलावा मैं बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड है। देन ट्रेडिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब आप जब भी आप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे मार्केटिंग, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। तो अल्टीमेट गोल तो यही है, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ इम्पैक्ट लाना। और आजकल ये कोरोना महामारी के चक्कर में ये एजुकेशन सेक्टर बहुत ही ग्रो कर रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तो आप तो इसके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए फिर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फंडिंग के लिए कुछ नहीं। देखिए, एजुकेशन सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है असलियत में, मतलब एडटेक जो है उसमें कुछ कंपनीज हैं, बायजूस, वेदांतु, ठीक है। अब वो क्या मोस्ट ऑफ क्या है, आपको कुछ सिखाते हैं, ठीक है, मतलब आप जो पढ़ते हो वही पढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ बढ़िया भी कर रहे हैं इस सेक्टर में। और बेसिकली आपका एक टेस्ट लेते हैं और करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में अभी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, मतलब
टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि जो स्कूल्स थे ना वो पिछले, आप मानिए कंपनीज तो तैयार हैं, ठीक है, बट स्कूल्स नहीं तैयार थे, या स्कूल्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन नहीं तैयार थे किसी भी तरह से उसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अच्छी करनी है, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्सपेंशन के इतने मोड में नहीं है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें हमने टेस्ट करी हैं हम उन्हें और सॉलिड करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर जब हम लोग हमारे जो जो प्रोडक्ट सॉलिड होते जाते हैं देन विल गो फॉर फंडिंग, और दिस इज़ लाइक अवर नेक्स्ट ईयर प्लान टोटली। तो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। दूसरों की गलती से देखिए, मैं टिप्स देने से पहले आपको यही बोलूँगा कि स्टार्टअप में अगर आपको उतरना है तो आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहिए। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होंगी, आपका लाइफ के कई सारे हिस्से सेक्रीफाइस होंगे, जैसे कि आप का पेरेंट्स या जो आपके दोस्त हैं उनसे उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, ठीक है। शुरुआत में लोग आपको एरोगेंट समझने लगेंगे, ठीक है, या लोग आपको ताने मारने लगेंगे, बहुत सारी, ये तो इमोशनली हो गया, ठीक है। और फाइनेंशियली भी दिक्कतें आएंगी, कई बार ऐसा होगा कि आपका कैश क्रंच हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। फिर आपका ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल, अगर आप मोटिवेशन के दम पर स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब पहले मेरे को लगता था कि जिस दिन मैं मोटिवेटेड हूँ तो उस दिन मैं 12 घंटे काम करूँगा, जिस दिन थोड़ा डिप्रेशन में हूँ तो उस दिन मैं काम नहीं करूँगा, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे को काम करना ही करना है। ये चीज़ें सीखी धीरे धीरे। ये वही आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला सेक्रीफाइस, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा है लर्निंग, मतलब आप सीखते रहिए चीज़ें, क्योंकि आपको इतने तरह के लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको लगातार चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप उनसे बात कर पाएंगे। तो इन तीनों को आप अगर बैलेंस करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो चलिए हिमांशु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक भैया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।